आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है बताइए। आपका रिवीजन कहाँ तक हुआ, क्या पढ़ रहे हैं आजकल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये भी हमारा अगेन आज भी अपना लेक्चर फिजिक्स का ही है, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन एंड आंसर हम कर रहे थे। पार्ट नंबर 10 है ये आपका इन टोटल वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें 3 पार्ट हमारे न्यूमेरिकल्स के हैं, एक क्वेश्चन आंसर सीरीज के, और बाकी का आपका थ्योरी पार्ट है। अभी तक मैं आपको 2 टॉपिक्स करवा चुकी हूँ, हाइगन्स प्रिंसिपल। इसको इरेज करके मैं अभी चलती हूँ आगे अपने। एक सेकेंड गाइस। अच्छा हाँ, आप लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक बोला है, कई लोगों ने वो न्यूमेरिकल मेथड बोला है। बाकी अगर कुछ और भी व्यूज़ मैथ्स में मैं पूछ रहा था, तो मैथ्स में न्यूमेरिकल मेथड बोला है एंड फिजिक्स में सेमीकंडक्टर। तो अगर किसी को और भी कुछ बोलना है तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा गाइज, प्लीज़ गिव मी अ मिनट। एक्चुअली मैंने माइक नहीं लगाया है, तो आपको शायद आवाज़ क्लियर ना आए। एक सेकेंड देना बस ना। आज का ये वीडियो जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, मैं आपको वो बता देती हूँ एक बार। मैंने आपको पढ़ा दिए थे टॉपिक जिसमें था एक इंटरफेरेंस। एक सेकेंड, लेट मी चेक माइक कनेक्ट हुआ क्या। एक सेकेंड। यस, नाउ इट्स कनेक्टेड। शायद अब आवाज़ सही आएगी आपको। एक सेकेंड गाइस, कुछ तो भी हो रहा है इसमें। एक सेकेंड पे ज़रा अपना क्वेश्चन नंबर 41 हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको हाइगन्स प्रिंसिपल के जो क्वेश्चंस थे वो करा दिए हैं। मैंने आपको इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस करा दिए और काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक दो नहीं कराए हैं, काफ़ी करवाए हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इंटरफेरेंस का। तो एक क्वेश्चन ये 41 रह गया था, मतलब लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक किया था। मुझे लगा था शायद यहीं तक इंटरफेरेंस का टॉपिक है, लेकिन आगे भी है। बस ये एक ही क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ द। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब उन्होंने लाइट एमिट करी है, तो उसमें क्या चीज़ से क्या होगा? इसमें सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। कोहेरेंट सोर्सेज है वो सेम कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। कांस्टेंट फेज डिफरेंट बट डिफरेंट वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ भी अलग नहीं होगी, क्योंकि व्हाट आई टेल यू कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ होता है। तो ये तो आपकी हमेशा कांस्टेंट है, तो अगर ये सेम है तो आपका वेवलेंथ भी सेम होगा। तो बी और डी तो नहीं हो सकता। फिर क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हाँ देखिए ये सही है, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और आपका जो है फेज डिफरेंस वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको कई बार बता दी है, कांस्टेंट जो है आपका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, सो here is the end of the interference topic. Now we have the next topic, that is the Young double slit experiment. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In Young's double slit experiment, if the amplitude of interfering waves were unequal, then the। अच्छा, आपसे कहा गया है कि आपका जो है वो interfering waves are unequal, तो आपका जो है वो उसमें क्या होगा? लाइक आपका ये सवाल है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें जो आपकी वेव्स हैं इंटरफेयर जो एक दूसरे से कर रही हैं, इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। एम्पलीट्यूड अलग होने का तो यही मतलब हुआ, एक का ज़्यादा एक का कम। अब वो किसी का भी ज़्यादा किसी का भी कम हो सकता है ना। सो अब अगर एक सेकेंड, अब अगर इनका जो है एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो फाइनली देखिए क्या होगा। सपोज ये ज़्यादा वाले का जो है वेव, सॉरी गाइस, अब एक वेव है आपका, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और दूसरी कोई वेव है इसका एम्पलीट्यूड आपका कम है। तो अगर आपकी वेव दोनों की अलग अलग हैं और ये आपस में इंटरफेयर कर जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आपको एक बड़ी वेव लेंथ बड़ा एम्पलीट्यूड मिल जाए, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपको बिल्कुल छोटू सा मिले। आपको कहीं इसके बीच का मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी मिलने से आपका फ़र्क क्या होगा कि आपकी जो फ्रिंजेस हैं वो उनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट एम्पलीट्यूड की जो वेव्स होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं, तो आपका जो फ्रिंजेस होती हैं वो क्या करती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं। कॉन्ट्रास्ट उनका जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
43 में आपके ऑप्शन है लाइट वेव इज मेड अप ऑफ पार्टिकल वेव। अच्छा देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुकी थी जब मैं आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवा रही थी। इससे हमारा वेवलेट बना था, वेव फ्रंट बना था, इसमें बना था ना। हालांकि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आपका हाइगन्स प्रिंसिपल से आया है, लेकिन हमारे ये जो यंग डबल स्लिट था इसमें भी बना था। यहाँ पर सोर्स होता था, इससे ये आपकी लाइट निकलती थी एंड ये स्क्रीन पर जाके फिर कहीं मिलती थी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी वेव्स की बात होती थी। होता क्या था, लाइट सोर्स होता था लेकिन ये वेव की तरह जाता था। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारी लाइट किसकी तरह बिहेव करती थी, वेव की तरह। तो एक्सक्यूज मी, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, नहीं पार्टिकल की बात नहीं हुई है क्योंकि हमारी वेव की बात हुई है। लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स, हाँ ये ऑप्शन हमारा बी सही हो सकता है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं, लाइट इज मेड अप ऑफ नीदर वेव और नॉर पार्टिकल, ये भी गलत है क्योंकि हमारा वेव से तो बना होता है। फ्रिंज विथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट, मतलब आपका जो फ्रिंज विथ होता था, जो बीटा हम कहते थे, ये आपका जो स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट है ये वाला जिसको हम डी कहते थे, इस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा था क्या, नहीं था। क्या था फॉर्मूला लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में फ्रिंज विथ का, अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिखकर बताइए। ठीक है, तो इस पर ये मैं बता देती हूँ कि डिपेंड करता था। अब वो कैसे डिपेंड करता था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, now move to the next question. What's next question? So let's have question number 44. ठीक है, in question number 44, which of the following statement is true? In young double slit experiment, the slit in young experiment between the slit is gradually increases. अच्छा, आपका जो सेपरेशन है बिटवीन द स्लिट, अगर वो आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं तो आपका क्या होगा, देखिए इसके लिए आप ऐसे थे। अभी मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था और अभी वो आ गया। ये जो आपका सेपरेशन बिटवीन द स्लिट है ये डी, अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं कि अगर आपका सपोज ये इतना था, मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे कर देते हैं तो आपका क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपके हर ऑप्शन में बात किस चीज़ की हो रही है, फ्रिंज विथ की। फ्रिंज विथ क्या होता था, हमारी जो दो कंसिक्यूटिव जो आपकी होते थे, यहाँ पर फ्रिंजेस बनते थे, उनके बीच का जो गैप आता था जिसको हम डिनोट करते थे बीटा से। इसका फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपसे पूछा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, मैं लिख देती हूँ, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी आपको पता चल गया, ये होता था, कैपिटल डी होता था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और लैम्डा आपकी होती थी क्या, वेवलेंथ। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर आप अगर इस हिसाब से देखते हैं तो अगर आपका ये जो नीचे का है, जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है, ये इंक्रीज होता है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विथ के, तो फ्रिंज विथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए फ्रिंज विथ डिक्रीजेज एंड डिसअपियर, फ्रिंज विथ रिमेन कांस्टेंट एंड फ्रिंज विथ बिकम मोर ब्राइट। देखिए इसमें अगर आप सारे ऑप्शंस देखेंगे तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो आपका जा रहा है वो 2 जा रहा है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मैम ये डिसअपियर भी हो सकता है, डिसअपियर पे आई गेस कि कई लोगों को डाउट आएगा, तो हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। सपोज इसको आप बहुत बढ़ाते जाएं, ये ऐसे यहाँ बढ़ाते जाएं, एक आपकी यहाँ से लाइट आई, सोर्स यहाँ से गया और ये लाइट का सोर्स यहाँ से गया, तो ये कभी भी यहाँ पर एक स्क्रीन है तो ये कभी भी पॉसिबल है जाकर इधर मिल जाएगा और फिर दूसरा वाला भी जाकर मिल जाएगा ऐसे आके, और इनके बीच में कुछ गैप आएगा। बहुत इनफाइनाइट आप डिस्टेंस रख दें, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये कम होता जाएगा और कम होते होते अल्टीमेटली वो इतना कम हो जाएगा कि वो डिसअपियर ही हो जाएंगे। ठीक है, सो ठीक है, अभी आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए होगा क्या ना, यहाँ पर देखो सेकेंड मैं बता ही देती हूँ आपका, ताकि अगर किसी के दिमाग में कुछ डाउट ना। तो देखो आपका ये जो है मैंने बताया यहाँ से जा रहा है, आप यहाँ पे देखो यहाँ क्या चल रहा है, ये भी अपना आप ही चल रहा है। ओके आपका मान लीजिए पहले ये था, ठीक है, ये स्क्रीन थी, ये यहाँ पर जाकर ये मिल जाते थे और आपका कुछ कुछ आपका काइंड ऑफ बन रहा था फ्रिंज विथ। ठीक है, उनके बीच का गैप आपका फ्रिंज विथ। अब क्या होता है, हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया है,
जब हमने इसको इंक्रीज़ करा तो मैंने क्या बताया, आपका फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा। आपका क्या होगा, ये इधर से आई वेव और ये इधर से गई, पहले दोनों आराम से डिफ्रेंशिएट हो रहे थे, अब ये और ज़्यादा करीब जाके बनेगी, ज़्यादा वेव पहुंच जाएगी ना उधर, इस तरह से आपकी बनती चली जाएगी। तो क्या होता जाएगा आपस में, लास्ट में जाते इतना ज़्यादा ब्लड हो जाएंगे और एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे कि इनके बीच का जो गैप होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरे से ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फॉर्मूले से निकालने की कोशिश कीजिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग इन द इमेजिनेशन थिंग, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब तक अपने आप करेंगे नहीं ना तब तक उस चीज़ पर पहुंचेंगे नहीं, उस इमेजिनेशन पे। तो इसीलिए फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओनली इंटरफेरेंस अकर, ओनली डिफ्रेक्शन अकर, ओनली बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन अकर, नन ऑफ द। ओके, अब आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर याद हो तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने इस तरह से आपको बनाया था, यहाँ से निकाला था, इसमें से बताया था ये चली जाती हैं वेव्स, कुछ वापस चली जाएंगी, कुछ अटक के कहीं और चली जाएंगी। इस तरह से जब मैंने स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना तो ये सब पढ़ाया था। तो बेसिकली देखो इंटरफेरेंस होती है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं हमेशा से। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है इसमें साथ के साथ इंटरफेरेंस के साथ साथ आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है इसमें साथ में डिफ्रेक्शन भी होती है। ठीक है, इसमें बताया था ना, यहाँ से अगर कोई टकराता था बिल्कुल मार्जिन पर तो वो ऐसे डिफ्रेक्ट कर जाता था, तो आपका अब वो और दूसरे पार्ट्स में डिवाइड होता था। डिफ्रेक्शन इस 7 पार्ट्स में उसका डिवीजन हो जाता है, प्रिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है एक तरह से। तो वो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का में भी होता है। ठीक है, ये नहीं, ये वो है छोटी छोटी चीज़ें जो हमें थ्योरी पढ़ते पे नहीं याद रहती हैं बट क्वेश्चन से हमारी क्लियर हो जाती हैं। इन जनरल हम क्या सोचते हैं, सिर्फ इंटरफेरेंस होता है, लेकिन डिफ्रेक्शन भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड से है। Now we have question number 46. In question number 46, what we have in young double slit experiment, one of the slit is so tilted that intensity of light emitted from it is half of that of the light emitted from the other slit. Okay. अच्छा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, पहले तो आपको बताती हूँ मैं क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि आपका ये स्लिट है और ये एक स्लिट है, यहाँ पर स्क्रीन पर ये निकल के इसमें से ये आई लाइट और ये सपोज यहाँ मिली एंड यहाँ से भी आई लाइट और आपका यहाँ पर आके मिलेगी। पर क्या हो रहा है कि ये जो स्लिट है ना इसको हाफ पेंट कर दिया गया है, सपोज इतना, मतलब इसको कुछ एरिया इसका पेंट कर दिया गया है, सपोज इतना एरिया इसका पेंट कर दिया गया है और पेंट इस तरह से किया गया है कि अब इसमें से जो लाइट आ रही है वो इस लाइट के कंपेरिजन में हाफ है। अगर ये 1 है तो ये हाफ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिंज सिस्टम विल डिसअपियर। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आधी आई या पूरी आई लाइट कुछ तो आएगी ना, तो मिलेगी तो कुछ तो बनेगा ही। बहुत ब्राइट नहीं बनेगा, बहुत डार्क नहीं बनेगा, मिक्स मैच बनेगा, कंफ्यूज बनेगा और सारा एक हर एक फ्रिंज अलग अलग नहीं होगी, मगर कुछ तो होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि अगर लाइट आई है तो फ्रिंज ना बने। ब्राइट फ्रिंज विल बिकम ब्राइटर एंड डार्क फ्रिंज बिकम्स डार्कर। देखो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ऐसा तो कुछ लाइक, अब सपोज ये आई है, ये यहाँ पर मिली है, तो हो सकता है कि पहले ये इंटेंसिटी इसकी 2 रहती हो, दोनों में से जब 1 1 आई तो इंटेंसिटी 2 हो गई, लेकिन जब दोनों में से 1 और एक में से आधी आई तो 1.5 हो गई। ठीक है, अब चाहे ये ब्राइट है या डार्क है, दोनों की 1.5 ही रहेगी ना, स्पेसिफिकली एक पे कुछ अलग तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बिकम डार्कर, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होगा भाई, जब वही लाइट आ रही है उतनी ही लाइट, मतलब लाइट की सिर्फ लाइट का अमाउंट कम हुआ है, पहले एक आ रहा था अब आधा आ रहा है, तो इससे आपका ये तो बढ़ तो नहीं सकता बिल्कुल भी, ब्राइटर ज़्यादा नहीं हो सकती, डार्कर ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी डिसअपियर भी नहीं होगी, कुछ तो बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, डार्क फ्रिंज विल बिकम लेस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बिकम लेस ब्राइट। हाँ देखो ये हो सकता है, पहले आपकी 2 पे वो 2 इंटेंसिटी हो रही थी उसकी, 2 यूनिट वो ब्राइट थी, अब वो 1.5 यूनिट ब्राइट रह गई। सिमिलरली जब आपकी डार्क बनेगी तो वो भी पहले 2 यूनिट डार्क हो रही थी, अब वो सिर्फ 1.5 यूनिट डार्क रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, यू कैन गो लाइक दिस इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सो यू कैन पुट सम वैल्यूज एंड ट्राई टू गेट द आंसर। एंड मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना एग्जाम, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू नो ईच एंड एवरी आंसर, ऐसा तो इट्स नेवर पॉसिबल। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू यूज योर द एप्लीकेशन ऑफ द, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी विच यू हैव लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 47. इन क्वेश्चन नंबर 47, in white light interference nearest to the central fringe, which of the following color
अगर आपका इंटरफेरेंस होता है वाइट लाइट का, ये वाला ना क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लिखवाया था और बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका वाइट लाइट का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो मैं जो सेंट्रल जो सेंट्रल आपकी जो फ्रिंज विड्थ बनती है, इसके जो सबके नियरेस्ट वाली जो फ्रिंज विड्थ बनेगी, इसका कलर आपसे पूछा गया है क्या होगा। और मैं साथ में एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, इससे सबसे दूर जो बनेगी ना, उसका कलर क्या होगा, मतलब विजिबल, जहाँ तक विजिबल रहे, क्योंकि एक लिमिट के बाद फिर क्या होती है, ये दिखनी भी बंद हो जाती हैं। ये जो पैटर्न है आपका होता क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपकी वाइट लाइट होती है, ठीक है, ये आती है, यहाँ बीच में पूरा प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, फाइनली यहाँ पर आपकी फ्रिंज विड्थ बनती है, यहाँ पर ये सेंटर बनी। इसके बाद ये जो फ्रिंज विड्थ बनती है ना, ये आपकी जो विबग्योर होता है, इस पैटर्न में बनती है नहीं बनती है मैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, सो आई विल नॉट टेल यू दिस थिंग कि वो बनती है कि नहीं बनती है, इस पैटर्न में क्या बनता है। लेकिन आपका जो फ्रिंज विड्थ बनती है वो इस यही टर्म्स में बनती है, विबग्योर में यही 7 रंग बनते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है यही 7 रंग दोबारा रिपीट कर जाएं, फिर रिपीट कर जाएं, लेकिन इवेंचुअली एंड ऑफ द डे, मतलब थोड़े कुछ रिपीटेशन के बाद फिर ये डिसअपियर हो जाती हैं, फिर उसके बाद ये नहीं दिखती हैं, ठीक है। सो एक ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा इसको। अच्छा हाँ, सबसे नियरेस्ट कौन सी बनती है बताइए। सबसे नियरेस्ट जो बनती है वो बनती है हमारी कौन सी वाली, रेड, जो सबसे नियरेस्ट बनती है। और मैंने भी आपसे पूछा कि हमारी सबसे दूर कौन सी बनती है, तो सबसे दूर की जब हम बात करते हैं ना, यार ये देखो अब ये रेड कलर चला है, जब चला रही थी तब नहीं चला, चलिए। सबसे दूर जो बनती है वो बनती है आपकी ब्लू। अब आप बोलोगे मैम विबग्योर के हिसाब से रेड सबसे चलो नियरेस्ट बन गई, आपने वेवलेंथ वगैरह के हिसाब से बताया, रेड सबसे नियरेस्ट बन गई, ठीक बात है, आगे समझ में। सबसे बाद में तो हमारी विबग्योर बननी चाहिए, ब्लू क्यों बन रहा है, तो देखो गाइस यहाँ पर कुछ ना पार्टिकल का केस आ जाता है। ये जो ब्लू लाइट होती है ना, ये स्कैटर ज़्यादा करती है और इसीलिए ये लास्ट में जाके हमें ब्लू ही दिखती है। जिससे अगर आप स्काई का केस देखोगे तो हमें स्काई ब्लू दिखता है, ना कि वॉयलेट दिखता है। तो वही सेम लॉजिक है, इसीलिए हमारी जो लास्ट वाली होती है ना, वो आपकी ब्लू कलर की होती है और रेड कलर की, मतलब वायलेट नहीं होती है, ठीक है। सो डू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल के नियरेस्ट कौन सी होती है, रेड, दूर कौन सी होती है, ब्लू, और आफ्टर सम रिपीटेशन आपका फाइनली डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। एक सेकेंड गाइस, वो ये मूव क्यों नहीं हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया आपसे, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कितना है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। देन द फेज डिफरेंस फ्रॉम द सेंट्रल। ओके ठीक है, देखिए गाइस यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला यूज होना है वो है आपका फेज डिफरेंस वाला फॉर्मूला। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला था पाई का क्या था आपका, 5 डिवाइड बाई 2 पाई आर 2 एन पाई इंटू लैम्डा बाय 2 आता था, इसको हम कट कर देते थे एंड फाइनली एन लैम्डा रह जाता था। दिस वन इज फॉर द ब्राइट फ्रिंज। क्वेश्चन में कुछ दिया है, कौन सी है आपकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ओके गिवन है, ब्राइट फ्रिंज आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और वेवलेंथ आपको गिवन है एन पाई इंटू का ये लैम्डा, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यू विल गेट, मैंने ये सही लिखा है ना, ये वाला ही फॉर्मूला था या वो वाला फॉर्मूला था, एन लैम्डा बाय 2 होता था जिसमें, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, फेज डिफरेंस। गाइस जल्दी से चेक कीजिए अपने नोट्स में फॉर्मूला, मैं भी चेक करती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे ये नहीं भूलना चाहिए। गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक द फॉर्मूला। मैं जस्ट थोड़ा सा ना पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इन दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि पाथ डिफरेंस का क्या था एंड फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला। ब्राइट फ्रिंज द
फेज डिफरेंस इज 2 n pi, yes I was right. ठीक है। जो फेज डिफरेंस होता है ना उसमें λ/2 का ये चक्कर नहीं होता फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। वो आपका पाथ डिफरेंस में उसका चक्कर आता है। ये मैंने बाद में लिखा ना, ये नहीं था। देखो मैंने आपको अगर याद होगा तो बताया था 5/2 होता है और इक्वल्स टू इसको हम कोई कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सिमिलरली फेज डिफरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है वो 5/λ होता है, उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं हम, और इसीलिए हम दोनों को इक्वेट भी करते थे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ उठाते हैं तो 5 = 2 pi आ जाता है, और यहाँ पर हमारा टर्म n है तो हम यहाँ पर n से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ टर्म n नहीं, हमारा जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है या फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, इस तरह से अगर कोई नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज दे दिया जाता है तो हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर नंबर ऑफ हमें डार्क फ्रिंज दिया जाता है तो हम 2n - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर ब्राइट की बात है तो डायरेक्टली n से कर देंगे। तो फाइनली हम वैल्यू पुट करेंगे 2 × pi × 3, तो आपका कितना आ जाएगा 6 pi। दिस विल बी योर आंसर। मैं कहाँ कंफ्यूज हुई, मैं 6000 का जो वेवलेंथ दिया हुआ है ना, इसको देख के कंफ्यूज हो गई। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका रिक्वायरमेंट पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में होता है, फेज डिफरेंस में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। Question number 49. In intensity of each wave is observed interference pattern of Young double slit experiment is I naught. Then for some point P where the phase difference is pi, the intensity value. Okay. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं, बता देती हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपकी जो इंटेंसिटी है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेव्स की जो हमने ऑब्जर्व की है, जो स्लिट आपकी जो स्लिट निकल रही है ना यहाँ से, ये स्लिट में से जो वेव्स निकल रही है इसकी जो इंटेंसिटी है वो I0 है और इसकी भी I0 है। दैट मीन्स आपका I1 कितना हो गया I0 और आपका I2 कितना हो गया I0। अब इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसमें हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा है I1 + I2 + ट्वाइस ऑफ √I1 √I2 cos फाई। फाई क्या होता है फेज डिफरेंस। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे I0 + I0 + ट्वाइस ऑफ √I0 √I0 cos, और एंगल कितना गिवन है हमें, एंगल हमें फेज डिफरेंस फाई ही गिवन है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I0 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2I0 cos फाई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपका 2I0 और 2I0 कॉमन है, आप यहाँ पे चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो ट्वाइस ऑफ I0 को, अगर आपके ऑप्शन में रिक्वायर्ड है तो। अगर हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे दिया हो, जैसे भी ऑप्शन दिया होगा यू हैव टू डू लाइक दैट 1 + cos फाई। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आप क्या आ जाएगा इसका 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब यार क्वेश्चन नंबर 50, एक सेकेंड अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। गिव मी अ सेकेंड, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। एक्चुअली क्या है ना गाइज ना, यार मैं कुछ भी चला नहीं सकती और अभी उतना मौसम वैसा है नहीं है कि एसी या कुछ चलाया जाए, तो फ़ैन इसलिए नहीं चला सकती, अदरवाइज़ फ़ैन की आवाज़ इतनी तेज़ आएगी, मैं जो बोल रही हूँ आपको वो समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़ा अब ना प्यास ज़्यादा लगती है, थोड़ी भी देर बोल लो तो। खैर नाउ मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ब्राइट फ्रिंज आर ऑफ, ठीक है। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो आपकी ब्राइट फ्रिंज होती है वो कैसी होती है। अब बताइए मैंने आपको इस तरह का कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ाई है कि ब्राइट में ऐसा होगा और आपका डार्क में अलग होगा, ब्राइट में अलग होगा, नहीं, सिंपल सी बात है। अब आपकी यहाँ से दो वेव आई, ठीक है, ये आई आपकी एक इससे, ये आपकी ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन गई। सेम यही दोनों वेव आई यहाँ पर और सेम यही वेव आई यहाँ पर बना दिया। ये वेव आई एक यहाँ पे और एक यही वेव आई यहाँ पे और यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये जो फ्रिंज है इनमें इसका जो भी एम्पलीट्यूड हो, ठीक है, जो भी इनकी इंटेंसिटी हो, डिपेंड तो इस वाली, मतलब यहाँ पे जो लाइट की वेव आ रही है इस पे और ये जो लाइट की वेव आ रही है इन्हीं दोनों पे सिर्फ डिपेंड करेगी, वो 100% है। अब सिंस ये दोनों वेव्स का
जो भी हो इनका, चाहे I1 I2 वट एवर दे है, बट आफ्टर जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो तो चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, जहाँ पे भी बने वो रिजल्टेंट सेम ही रहेगा उनका। इसलिए इंटेंसिटी तो आपकी 100% सेम ही रहेगी हर जगह पे, तो इक्वल इंटेंसिटी होगी। अब आपकी जो विथ की बात आती है, देखिए विथ भी जो है आपका, अगर आप फ्रिंज विथ का फॉर्मूला याद करेंगे तो लैम्डा d/d था। इसका मतलब आपका डिपेंड करेगी इस डिस्टेंस पे और वेवलेंथ पे। और वेवलेंथ आपका जो वेव ये आगे मिल गई, इस पर ऑलरेडी डिसाइड हो गया आपका जो भी वेवलेंथ होना था। ये डिस्टेंस भी आपको ऑलरेडी फिक्स है, ये डिस्टेंस भी आपको ऑलरेडी फिक्स है। जब ये तीनों चीज़ें फिक्स हैं तो आपका एक फ्रिंज विथ कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और जितना भी आया फिर सबके लिए वो सेम रहेगा। फिर चाहे आपकी जो भी फ्रिंज विथ निकले, ब्राइट निकले चाहे वो डार्क निकले, ये तो सबके लिए सेम ही रहता है। तो आपका इक्वल फ्रिंज विथ होगा, इक्वल फ्रिंज विथ होगा एंड इक्वल इंटेंसिटी होगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है वो देख लो। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी या थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो now move to the next question, question number 51। अच्छा गाइज, एक चीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा लेक्चर ज़्यादा फिजिबल लगता है, 1 घंटे वाला या आधे घंटे वाला। मैं इस सवाल को पूछ इसीलिए रही हूँ क्योंकि कल जो मैंने लेक्चर लिया थे ना, कल आपके 2 लेक्चर अपलोड हुए थे। एक्चुअली हुआ क्या, परसों भी मैंने आपका लेक्चर अपलोड किया था, लेकिन जब उसको शेड्यूल करते हैं ना तो मैंने शायद वहाँ पर डेट गलत डाल दी। वो मैंने आपकी शायद 9 मार्च था ना परसों, हाँ 9 मार्च की जगह मैंने शायद वहाँ पे 10 मार्च की डेट डाल दी थी। तो वो फिर जब मैं कल वाला लेक्चर आपका अपलोड कर रही थी, शेड्यूल कर रही थी, तब मैंने चेक करा कि अच्छा वो तो अपलोड ही नहीं हुआ था। तो फिर मैंने पहले उसको अपलोड किया दोबारा, एंड देन आपका जो कल वाला लेक्चर था वो भी अपलोड किया। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं 2 दिन पुराना भी अगर अपनी कोई वीडियो उठाकर देखती हूँ ना, तो उस पर 14, 15, 20 या 30 मैक्सिमम तक का व्यू आया हुआ है, जिसमें 2-3 बार का तो मेरा खुद का व्यू ही रहता है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको एडिट वेडिट करने के लिए खोलना पड़ता है दोबारा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने कल ये आधे घंटे वाली वीडियो डाली थी ना, इस पर 50 व्यूज़ आ गए। तो मतलब आप लोग आधे घंटे की वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या 1 घंटे की वीडियो में। आई कैन फील कि भैया 1 घंटा बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आधा घंटा थोड़ा आसान लगता है लोगों को बैठना। तो अगर ऐसा केस है ना कि आप आधे घंटे की वीडियो में ज़्यादा फिजिबल हो तो बता दो, फिर मैं आधे घंटे की क्लास ले लूँगी, बट फिर सिलेबस की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आधे घंटे में बहुत कुछ पढ़ा दूँ, बट आधा घंटा ही ज़्यादा घंटा ना आपका। आधे घंटे में तो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और फिर आधे 1 घंटे में बाद में मैं उसका न्यूमेरिकल करवाती हूँ। इन मैथ और फिजिक्स में तो फिर थ्योरी आ जाती है अच्छी खासी, आधा घंटा तो थ्योरी में चला जाता है। खैर, इट्स योर कॉल, बट दिस थिंग इज़ लाइक समथिंग इट्स स्ट्रेंज फॉर मी ना कि 1 घंटे की वीडियो में व्यू नहीं आया और आधे घंटे की वीडियो में व्यू आ रहा है। तो मेरा भी काम बचेगा, मेरी भी मेहनत बचेगी यार, बट सिलेबस नहीं हो पाएगा यार आधे घंटे की वीडियो के साथ। तो खैर चलिए, बाकी आपका देखो आधा घंटा 1 घंटे की बात नहीं है। अगर मुझे लगता है कि चैप्टर आज ही एंड करवाना है, कुछ एक आध पॉइंट बच रहा है, तो 1 घंटे से ज़्यादा की भी वीडियो ली है मैंने, 1 घंटा 20 मिनट, उससे ज़्यादा तो खैर नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग फिर देखोगे नहीं, लेंथी हो जाती है ज़्यादा तो। और अगर किसी दिन मुझे लगता है कि भाई ठीक है आधे घंटे की इज़ एनफ, जैसे आज भी मैं आधे घंटे की ही वीडियो रखूँगी फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, दिस इज क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन। वी विल सी कि क्या क्वेश्चन है हमारा। इन यंग एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू स्लिट S is used to illuminate the 2S1 and S2। ओके, हमारा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है S, इससे हमारी लाइट निकल रही है और ये हमारी स्लिट S1 से क्रॉस करती है एंड हमारी स्लिट S2 से क्रॉस कर रही है। अभी तक हमारा यही कहा गया है, आगे देखते हैं। इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पर एक स्क्रीन है, इस पर इन दोनों के इंटरफ्रेंस की वजह से जो फ्रिंज विथ है, वो फ्रिंज जो बन रही है वो हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, और भी मिल रही है बहुत सारी, अभी हम एक कंसिडर करते हैं। द फ्रिंज विथ इज फाउंड टू बी W। एक फ्रिंज हमें यहाँ मिली एंड सपोज एक फ्रिंज हमें यहाँ मिली। ठीक है, इसके बीच का जो फ्रिंज विथ मिला हमें वो W है। हम फ्रिंज विथ को बीटा से डिनोट करते थे ना, यहाँ पर ये W है। ठीक, नाउ अ थिन शीट ऑफ माइका
of thickness T and refractive index mu is placed near in front of one of the two slits. अच्छा, अब इसमें से क्या कहा जा रहा है कि आपकी थिन शीट है माइका की। अब आपकी जो फ्रिंज एक ये आपकी कोई भी एक स्लिट के सामने आपकी एक स्लिट ये रख दी गई है, एक थिन शीट जिसका थिकनेस टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब वो मैंने थिकनेस ऑफ फिल्म वाला जो करवाया था ना, कॉन्सेप्ट पे बेस जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द फ्रिंज विद डब्लू, अब क्या कह रहा है कि वो अब आपने ये स्लिट रख दिया। अब इस स्लिट को रखने की वजह से सपोज अगर आपकी पहले यहाँ बन रही थी, ठीक है, मान लीजिए सोर्स एस, ये आपकी पहले बन रही थी, एक सेकेंड, ये आपकी पहले बन रही थी, ठीक है। अब क्या होता है, ये S1 है, ये S2 है, यहाँ से फ्रिंज आई, यहाँ से फ्रिंज आई, ये स्क्रीन है, यहाँ पर एक फ्रिंज विथ इन्होंने रख दी, यहाँ पर एक ये थिकनेस टी का कुछ रख दिया इन्होंने, माइका की शीट, और इसकी वजह से अब ये यहाँ जाके मिली, या यहाँ से आई तो ये अब इसकी वजह से ज़्यादा डेविएट हो गई और इधर आके मिली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नया फ्रिंज विद बन रहा है डब्ल्यू डैश, इसके बीच में कितना, ये क्या होगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ये जो फ्रिंज विथ रखा जाता है, ये जो आपसे एक्स्ट्रा जो भी टी या जो भी इसमें एक्स्ट्रा आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी थिकनेस की हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो भी हो, उससे आपके पूरा का पूरा शिफ्ट आ जाता है। लाइक अगर आपकी पहले ये वाली आपकी पहले इस पॉइंट पर बन रही थी, तो अब ये इससे थोड़ा सा नीचे आके आपका यहाँ बन रही है। सिमिलरली ये यहाँ बन रही थी तो इससे नीचे आके यहाँ बन रही है। मैंने ज़्यादा नीचे बना दी, यहाँ कहीं रहनी चाहिए थी ये, ठीक है, यहाँ कहीं। लेकिन इसकी जो विथ होती है ना, फ्रिंज विथ, इसके बीच का जो गैप होता है वो आपका उतना ही रहता है, सेम रहता है, इस गैप में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आपका W इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश होता है, ठीक है। अगर आप उस टॉपिक को भी चेक करेंगे जहाँ मैंने ये पढ़ाया था, तो वहाँ आप देखेंगे, वहाँ पर मैंने जो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला लिखवाया है वो मैंने लैम्डा D/D ही लिखवाया है। इसका मतलब आपका फ्रिंज विथ में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सो डू चेक दैट थिंग इन द नोट्स। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग द हैंड रिटन नोट्स। बनाओ यार, अगर पहले के नहीं बनाए तो अब से बना लो, आगे के बना लो, पहले के फिर बाद दोबारा देख के वीडियो बना लेना, टाइम मिलेगा तो। कुछ तो मैंने प्रोवाइड भी करवाए हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the two slit act as coherent source of equal amplitude A and wavelength lambda. In the experiment, the same setup, the two slits are source of equal amplitude lambda A and the wavelength lambda. Same, अच्छा, but are incoherent. Okay. The two of the intensities of the light at the midpoint of the screen in the first case to the second case. आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखना। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन ना शायद आप लोग नहीं कर पाए होंगे। रीज़न उसका ये है कि मैंने आपको ना कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट के ऐसे इतना ज़्यादा स्पेसिफिक करके नहीं पढ़ाया था कि अगर उसकी इंटेंसिटी अलग है तो आपका वहाँ पर क्या करेक्ट होगा। मतलब इंटेंसिटी से उनका जो रिलेशन होता है कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का, वो चीज़ मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाई थी, है ना। तो इसको वैसे होता कुछ नहीं है, बस उसमें दोनों स्क्वायर होकर ऐड हो जाते हैं, इसमें सिंपल रहते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो इसीलिए जब पढ़ाऊँगी उसको लास्ट में अगर कवर करूँगी तो तभी करवा दूँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अभी के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, 52 को। आई विल लेट यू नो द कंप्लीट फिर सॉल्यूशन ना, क्योंकि फिर कंप्लीट आपको पहले बताना पड़ेगा कोहेरेंट सोर्स क्या है, नॉन कोहेरेंट सोर्स क्या है, फिर उसमें चलेंगे हम। So now moving to the next question. In Young's double slit experiment, if the width of the slits are 4:9, the ratio of the intensity of maxima to the minimum. अच्छा, इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको विथ दी गई है और विथ में दी गई है दोनों स्लिट्स से जो निकल रहा है आपका 4:9, ठीक है। 4:9 ही है ना, ये 9:4 है, 4:9। आपसे पूछा गया है कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विथ ऑफ द स्लिट के, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो अगर आपका
I1 और I2 आप लेंगे तो आपका W1 और W2 के बराबर हो जाएगा, एंड दैट विल इक्वल्स टू 4/9, दैट इज 4:9। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ आ जाएगा 9। एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओके सॉरी, क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है ना, सॉरी आपसे क्वेश्चन में पूछा है आई मीन ये पूछा है आपसे, यहाँ से आपको I1 और I2 पता चलिए 4:9, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आई मैक्स और आई मिन का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आई मैक्स का क्या होता था, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इक्वल्स टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, √4 प्लस √9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √4 माइनस √9 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी 25:1। सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्लास में कर लेना उसको। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, अरे मुझे मूव, क्वेश्चन नंबर 54। Question number 54. Okay. In the interference experiment, the spacing between the successive maxima and minima. Okay. Question number 54 is too simple. You guys can answer it very easily. इसको अभी हम just हमने अभी थोड़ी देर पहले ये इसको डिस्कस किया है। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि आपका मैक्सिमा मिनिमा जो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो बन रही है उनके बीच का जो गैप है, स्पेस है, वो कितना है, ठीक है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला सिंपल सा बताया था, इसको हम कहते हैं आपका फ्रेंच विथ, और वो कितना होता है λ/d, बताया था, बस वही याद रखना है इसको, ठीक। सो द नेक्स्ट इज यंग एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन परफॉर्म्ड इन वाटर, द फ्रेंच विथ। बताइए फ्रेंच विथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी ये वाली चीज़ होती है कि पहले आपने एयर में किया और उसके बाद अगर आपने उसमें किया वाटर में किया। सेम इस तरह का क्वेश्चन जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब करवाया था मैंने, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन नंबर 55 का आपको आंसर या सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, ट्राई टू फाइंड इट इन योर नोट्स। मैंने ये चीज़ करवाई थी कि क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला लिखवाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इन यंग एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर विद अ ब्लू फिल्टर एंड अदर विद द येलो फिल्टर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म विल बी। अच्छा देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये जो आपकी स्लिट है, एक स्लिट को तो उसने कवर कर दिया है ब्लू कलर से, ठीक है, और जो दूसरी वाली स्लिट है उसको कवर कर दिया है उसने येलो स्लिट से, ठीक है। और यहाँ से सिमिलरली आपकी ये जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे आपका लाइट निकला यहाँ पर आया। अब मुझे बताइए जब इसने कवर कर दिया तो यहाँ से लाइट आगे जाएगा ही नहीं, तो जब जाएगा ही नहीं यहाँ पे कोई लाइट तो इंटरफेरेंस होगा, बताइए इंटरफेरेंस होगा क्या? नहीं होगा इंटरफेरेंस। तो जब इंटरफेरेंस ही नहीं होगा तो स्क्रीन पे कोई फ्रिंज विथ ही नहीं बनेगी, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, विल नॉट बी फॉर्म, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, in young double slit experiment, the mica sheet of thickness T and the refractive index mu is introduced in the pathway of the first source S1। सेम वही क्वेश्चन है जो मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन नहीं करवाया है। इससे पहले भी जब आपका माइका वाला क्वेश्चन आया था कि माइका इम्प्लीमेंट करने से फ्रिंज विथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, अब देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। यहाँ पूछा है बाई हाउ मच डिस्टेंस फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट। देखो ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आपकी ये जो स्लिट है, यहाँ से जो वेव आ रही है यहाँ पर आपने लगा दिया है कि ये माइका की शीट, इससे आपका ये एक पैटर्न बना फ्रिंज विथ। पहले सपोज यही पैटर्न जब ये माइका की शीट नहीं थी तो ये वाला जो चेंज आ रहा है इसके बाद में ये चेंज नहीं आ रहा था और ये यहाँ बन रहा था,
बट चेंज आ गया तो ये आपका शिफ्ट होके यहाँ चला गया ऊपर। तो ये जो शिफ्ट आया है ये कितना आया है, इसको कैलकुलेट करने का अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, d बाय स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आपका जो शिफ्ट था वो शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर द फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ है नहीं, बाकी फॉर्मूला के बारे में तो मैंने आपको जो चैप्टर थ्योरी पढ़ाई थी तब पढ़ाया था। हालांकि डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो डेरिवेशन मैंने तब वहाँ पे भी नहीं करवाया था, अभी भी नहीं करवा रही हूँ डेरिवेशन, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 58, इन young double slit experiment wavelength is 6000 Armstrong is used to produce the fringe width of 0.8 millimeter at a distance of 2.5 meter. Okay, in the whole experiment is a deep in a liquid refractive index 0.5. What is the fringe width? अच्छा देखो गाइस, सेम वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने भी क्वेश्चन नंबर 55 पीछे छुड़वाया है, इस बार सेम वही क्वेश्चन न्यूमेरिकल रखकर आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 55 पहले करवाती हूँ, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 55 जो छुड़वाया था ना अभी पीछे, उस पर आ जाओ। देखो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा एयर है या कोई भी चीज़ है हमारी, ठीक है, कोई भी मीडियम है हमारा, इसकी कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं हमेशा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब इन जनरल हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इसका क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ एयर में कर रहे होते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और अगर किसी भी चीज़ को आप 1 से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर आपका वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारा फ्रिंज विथ, मान लीजिए कोई भी हमारी ये स्क्रीन थी, इस पे ये जो वेव्स थी इनके बीच का जो गैप था फ्रिंज विथ, सपोज आपका आ रहा था 10, ठीक है, सॉल्व करके सारे फॉर्मूला पुट करके। लेकिन सिंस अब जब हमने बात करी एयर में, तो हमारा 10 अपॉन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना हो गया, 1 हो गया, तो 10/1 आंसर आपका 10 ही आता था। वहीं अगर आप इस फ्रिंज विथ को लेके चले गए वाटर में, तो वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है, आई एम नॉट रिमेंबर इट, मतलब मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1 से तो कुछ अलग ही होता है, 1 नहीं होता है। तो आपका जो भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आप उसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, एंड वो 1 से ज़्यादा ही होता है, मुझे आई रिमेंबर। तो अगर 1 से ज़्यादा होता है, मान लीजिए 1.1 भी होता है, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आपका ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करती है। तो सिमिलरली आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता था, 2, की आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे सेम वही चीज़ पूछी गई है कि अगर आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो है फ्रिंज विथ की जो बात हो रही थी वो आपसे कहा गया है 0.8 मिलीमीटर है, और साथ में और बहुत कुछ थ्योरी दी हुई है, बहुत सारा कुछ गिवन डेटा है, वो सब मैं नहीं जा रही हूँ। सिंपल सा मैं आपसे फैक्ट कराती हूँ। क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि एक लिक्विड है, क्या लिक्विड है नहीं बताया हमें, एक लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। इसके अंदर हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, या जो स्लिट थी इसको इमर्स कर दिया, मतलब डुबा दिया। डुबाने के बाद इसका जो नया आपका जो भी लिक्विड था, उस लिक्विड में जो आपकी फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी पहले आपसे एयर की बात चल रही है, तो एयर में हम क्यों नहीं कुछ मेंशन करते हैं, क्योंकि 1 होता है तो हम उसको लिखते ही नहीं और हमारा फाइनल आंसर यही रह जाता है। लेकिन जब हम किसी और लिक्विड में गए जिसकी 1.6 थी, तो अब हमें ये मेंशन करना पड़ेगा अपॉन में 1.6। अब इसको हटाएंगे अब तो आपका आ जाएगा 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 0.5। तो क्या हुई आपकी वैल्यू, डिक्रीज हुई, और कितनी आई, 0.5 आई, कितनी डिक्रीज हुई, 0.3 डिक्रीज हुई। बाकी हो सकता है अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज आपको ये दे दिया किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.8 ही था, ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करके 1 कर दोगे, तो इस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 0.2 इंक्रीज हो जाएगी। So whatever the refractive index will be given to you, you will answer accordingly. But in case of water, it will get decreased, because the thing I remember is that the refractive index of water is more than 1. क्योंकि exactly I don't remember now. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे चेक करके बताना कितना होता है, किसी को याद हो अगर तो। मुझे तो याद नहीं है, अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ चेक करके बताना। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 1, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59।
ट्रांसपेरेंट मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू इज, अगेन देखते हैं, पता नहीं सेम क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। 1.5 एंड द थिकनेस, ओके थिकनेस भी दिया है, थिकनेस दे दिया तो कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया, वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारा स्लिट के बाद हम एक छोटी सी माइका की शीट रख रहे थे, इससे पहले 2-3 कर चुके हैं हम, वो वाले। इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ मच विल बी द शिफ्ट, शिफ्ट अरे अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था इसका मैंने आपको, शिफ्ट पूछा है आपसे कितना होगा, और क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स आपको स्मॉल डी कितना गिवन है 0.5 मिलीमीटर, एंड आपको स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो होता है कैपिटल डी, वो कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी सारी यूनिट्स जो अलग अलग है इनको सेम कर लीजिए। मैं इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ये ऑलरेडी आपका मीटर है। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो जस्ट मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था, शिफ्ट हमारा कितना होता है कैपिटल डी म्यू -1 टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, ठीक है। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻2, 1.5 -1 इंटू 2.5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे हम सेंटीमीटर में भी ला सकते थे, ये भी हट जाता डायरेक्टली, ये भी हट जाता, खैर चलिए अब मीटर में करते हैं। 0.5 इंटू 10⁻⁻3, अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा कट, यहाँ पे भी ये कट होकर सिर्फ 10⁻⁻1 रह जाएगा और ये कट हो जाएगा, ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ एक 0 लग जाएगा, अब ये 0 और ये माइनस का ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका रह जाएगा 15 और ब्रैकेट में 1.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका कितना रह जाएगा 0.5। अब आपका पॉइंट इस 0 के साथ कंज्यूम हो जाएगा, कितना रह जाएगा 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये नीचे का 5 है, ये नीचे वाला 5, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा लास्ट में 25, ठीक है। ये 25 आपका किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, ठीक है। 25 ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेना यार, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गलती ना करी हो मैंने, मुझे तो लग रहा है ऑप्शन देख के मैंने कुछ गलती तो कर दी कैलकुलेशन में। देखो भाई कहीं कुछ गलत काटा कुछ गलत किया होगा, काटने पीटने में भी गलती करी होगी, चेक करो जल्दी से क्या गलती कर दी। 2.5 इंटू 2 एक सेकेंड रुको गाइस, मैं इसको सॉल्व करके देती हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, ये हमें मीटर में ही गिवन है ना सारी, एंड 100 सेंटीमीटर ही है हमारा, ये तो एक गलती नज़र आ नहीं रही है, अगर आप लोग को कोई गलती नज़र आ जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, आई डोंट नो मैंने क्या गलती करी है, ठीक है। बाकी यू गाइस प्लीज़ चेक इट, एंड अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ लेट मी नो, और करेक्ट ऑप्शन भी बता देना, ऑप्शन 2 या 3 में से कुछ करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बता देना इसको, मेरा आंसर गलत आ रहा है फिलहाल। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, मैं इसको चेक कर लूँगी, दोबारा चेक करके बताती हूँ मैं आपको, अभी क्लास फिर या तो पॉज करना पड़ेगा मुझे लेक्चर, बट अदरवाइज ना टाइम बहुत ख़राब होता है आप लोग का, फिर वो सही नहीं लगता। सो इन यंग डबल स्लिट in Young's experiment monochromatic light is used to eliminate the two slits A and B, ठीक है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द स्लिट, ओके नॉर्मल भाई जो अभी तक हमारा चल रहा है, क्वेश्चन में आपसे दिया है, ये आपका एक स्लिट है, यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इससे आपकी ये वेव आई, ठीक है, यहाँ से ये आपकी गई एंड आपकी इस स्क्रीन पर कुछ फ्रिंज विथ
यहाँ पे आके इंटरफ्रेंस कर गई है, मिल गई आपस में। इफ़ अ थिन ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ द बीम कमिंग फ्रॉम द स्लिट, अगर आप ये जो स्लिट है इससे आ रही इस बीम के बीच में, यहाँ पर आपने एक वही ग्लास का स्लिट रख दिया है, ग्लास का रख दो, माइका का रख दो, कुछ भी रख दो, तो इसमें क्या होगा, कुछ शिफ्ट हो जाएगा। हम शिफ्ट दिखा नहीं रहे, मतलब आप लोग को पता नहीं शिफ्ट हो जाता है। द फ्रिंज विल डिसअपियर, डिसअपियर होगी नहीं होगी, डिसअपियर थोड़ी होती है, वो बस ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती है। फ्रिंज विथ विल डिक्रीज, अभी मैंने आपको बताया था विथ पे तो कोई फ्रिंज विथ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लैम्डा डी बाई डी होता है, ये फिक्स ही रहता है। फ्रिंज विथ विल इंक्रीज, नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देयर इज नो चेंज इन द फ्रिंज विथ, हाँ ये सही है, ये सेम रहता है, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। फ्रिंज विथ कैसी होती है, आपकी कॉन्स्टेंट रहती है, वही रहती है जो पहले थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बोला था आधा घंटे का लेक्चर, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। चलिए खैर 50 मिनट हो गए हैं, मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मुझे प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं उसका कंटेंट अपना इकट्ठा कर सकूँ जो भी मुझे आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो गाइस से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे तो बोर्ड के कलर ही बदलते रहते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता कब क्या चेंज हो जाता है इसमें। सो खैर दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इसको। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी, फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।